हेलो। इसके बाद देखते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं एग्जांपल से। कोई हमें सीरीज दी हुई है, जैसे कि ये दिया हुआ है 2 4 6 8 10 अप टू 20 तक हमने ये सीरीज लिया एग्जांपल के लिए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है दो वैल्यूज के बीच में वो बराबर है, तो वही कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि हमेशा इनका जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो बराबर से बढ़ता है या घटता है, जो भी हो, तो वो हमेशा बराबर अंतर होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 से डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। सभी यहाँ पर जहाँ तक वैल्यूज ली होंगी, हमने लेते हैं, तो वहाँ पर 2 का डिफरेंस ही दिखेंगे। यदि हम इसको डिफरेंस काउंट करना हो तो क्या करते हैं हम, जैसे हमको डिफरेंस निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू माइनस करते हैं। जैसे पहली वैल्यू को हमने बोल दिया A1, दूसरी को बोल दिया A2, तीसरी को बोल दिया A3, ऐसे ही लास्ट की वैल्यू को बोल दिया AN। लेकिन उससे पहले जो वैल्यू रही होगी, जैसे A20 है मान के चलो, उससे पहले A19 रहा होगा, तो 20 - 1 लिखेंगे इसको यहाँ पर, तो क्या होगा, AN - 1 कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि यदि डिफरेंस निकालना हो तो हमेशा बड़े सेकंड वैल्यूम से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालते हैं, माइनस करते हैं। जैसे 4 - 2 2 हो जाएगा, और A3 - A2 6 - 4 2 हो जाएगा ना। वेयर डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। डिफरेंस जो होता है ऑलवेज सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस का फॉर्मूला यदि हमें किसी तरीके से यदि बताना हो तो क्या बोल सकते हैं कि हम लास्ट वैल्यू जो कि AN है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उससे पिछली वाली वैल्यू उसको माइनस कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या आ जा रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए हम इसको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ना इसमें। क्या होते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन नेचुरल एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कैसे सब निकालना है, तो हमें एक कोई भी गिवन सीरीज दी हुई है। मान के चलो 2 4, ये हमें कुछ भी एक दे दी गई है। जैसे एन की वैल्यू दे दी गई है 20, ए की 5 और डी की 4, है ना। हमसे पूछा है इसका सम बताओ, तो हमें सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन अ ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द सम। एन की वैल्यू क्या दी है, जैसे हमको निकालना है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमको दी है 20, ये दी 20, ठीक है, 20/2। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है 5, 5 प्लस n - 1। क्या है, एन की क्या है, 20 - 1 इंटू डिफरेंस क्या दिया है, 4 दिया है। तो इसको वैल्यू रख के हम जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। क्या होगा ये, 2/2 2 10 20, ठीक है, ये 10, 2 5 10 प्लस 21, 20 - 1 इज 19 इंटू 4, 19 4 76, 76 प्लस 10 86 इंटू 10, ये 10 बाहर था, 19 4 76, ये क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, 860 आंसर आ जाएगा। तो हम हमसे पूछा जाए द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ NEP, और हमें दिया हो एन की वैल्यू दी हो, ए की वैल्यू दी हो, डी की वैल्यू दी हो, तो हम डायरेक्ट उससे फॉर्मूले से हम सम बता सकते हैं। उसके बाद यदि हमें, ये क्या होता है सम निकालने का, एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक फॉर्मूला होता है यदि हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दी हो, और नंबर ऑफ दी हो कितने नंबर का निकालना है। जैसे हमें निकालना है, ये दिया है हमें, ये हमें दिया है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, एस एन सम होता है, सम ऑफ नंबर n/2 a प्लस एल। तो क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n 10 है। इसमें से कि फर्स्ट नंबर ए को हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर, एल को बोलते हैं लास्ट नंबर। ए फर्स्ट नंबर 5 दिया है, एल लास्ट नंबर 4 दिया है, तो हमको निकालना है सम। तो हम लिख लेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2, तो 10/2, ए क्या दिया है हमें, हमारे हमको दिया है 5, और प्लस एल क्या दिया, लास्ट टर्म क्या दिया 4, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 45। तो ये हमारा सम आ गया। वहीं यदि एवरेज की बात कर देता है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि जब हम सम निकालते हैं, एवरेज क्या होता है कभी भी,
जैसे 2 4 6 8, जैसे 2 4 6 8 दिया हो तो हम इनको टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी दी है उसको, जैसे हमको दिया है इसको टोटल करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट दिए 1 2 3 4, और नीचे लिखते हैं अपन 4, और यहाँ टोटल सम लिखते हैं इसका 2 4 6 8। तो उसी तरह जैसे यदि हम यहाँ पर यदि n का डिवाइड, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सीरीज से दी है, तो यदि n का डिवाइड कर देते हैं, n से कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये a+l/2। तो ये भी ध्यान रखना है कि एवरेज यदि निकालना हो तो सिंपल a+l/2, a+l/2 यदि एवरेज है तो अपन इसकी वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, a+l/2 के क्या हो जाएगा हमारे पास एवरेज। ए क्या दिया है हमको, 5 दिया है, और एल क्या दिया है, लास्ट टर्म क्या दी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2, 9/2 क्या हो जाएगा 4.5, 4.5। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल दें, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है 45 हमारे पास सम आ गया, लेकिन यदि हम कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 10 थी, तो 10 को यदि डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा 4.5। तो हमारा एवरेज यहाँ से भी निकल सकता है, पर हमें ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि a+l/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, यदि हमें दिया हो इफ ए बी सी डी ई कोई भी एक दिया हो सीरीज दी हो जहाँ मीन निकालने का बोला जाए, तो हमेशा यदि जो सीरीज है यदि टर्म्स उसमें ऑड हुई, जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, हमेशा मिडिल टर्म होता है मीन वैल्यू, यदि सीरीज में होना चाहिए अर्थमेटिक में बराबर डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, जैसे वहाँ का 2 का था, यहाँ भी डिफरेंस बराबर होगा, एपी में होगी जब ये काम करता है। जैसे मीन निकालना है तो 5 नंबर से ऑलवेज हमेशा बीच का निकलेगा जब एपी में हो। तो ठीक है, मीन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके लिए अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको दिया गया है 5 10 15 20 25, देन मीन वैल्यू इज, तो हम क्या करेंगे इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जैसे 5 + 10 15 15 30 30 50 50 + 25 क्या हो जाएगा ये 75। अब हमको कितनी वैल्यू दी 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 5, तो 15 5 जा 75, तो हमारे पास मीन क्या आ गई, मीन वैल्यू 59, तो जो कि क्या है ये वाली है, क्यों, क्योंकि ये और टर्म है, और एपी में डिफरेंस क्या थी 5 था, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, तो हम बिना देखे हम डायरेक्ट बता सकते हैं एपी में रहे और ऑड टर्म तो रहती है, तो हमेशा बीच वाली वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ इन एपी। जैसे हमें कोई भी एक सीरीज दी है ये, उसमें हमसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि फोर्थ टर्म बताओ, जैसे इसमें क्वेश्चन में मैंने लिया उसमें फोर्थ टर्म का बोल दिया है। इसके अलावा बोल सकता है कि फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ, सेवन टर्म निकाल के दिखाओ, 10th टर्म निकाल के दिखाओ। यहाँ तो हमने देखते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टी nth टर्म इज बोल दैट nth टर्म ऑफ इज इक्वल टू, हमको a+n-1 इंटू डी। यहाँ पर ए फर्स्ट डिजिट होती है, जैसे ए ये रही, एन नंबर ऑफ डिजिट हमसे बोला गया 4 तुम निकाल दो या 5 निकाल दो या 6 निकाल दो, वो होता है। और डिफरेंस हमेशा एपी एपी की बात हो रही है तो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, जैसे डिफरेंस यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो इसका अपन से बोला गया फोर्थ टर्म निकालना है। जैसे हम इसको देख के बता सकते हैं 1 2 3 4, ये तो हमारे पास छोटी है, पर यदि हमारे पास कम से कम 20 टर्म हो या 30 टर्म हो तो वहां तो हम नहीं निकाल सकते। जैसे अब 10 है, अप टू ऐसा बोल दिया होता कि 100 तक निकालो, और हमको 20 टर्म निकाल के बताओ कौन सी 20वें नंबर पे कौन सी टर्म है, तब ये वाला फॉर्मूला हम निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि, हम बोल देंगे इसमें कि हमको फोर्थ टर्म निकाल के बताओ। हम क्या करते हैं nth टर्म टी कौन सी टर्म निकालनी है, हम फोर्थ। ए क्या है हमारे पास, ये होता है ए, तो ये 2 + एन कौन सी nth टर्म का बोला है हमसे, फोर्थ टर्म बोला है निकालने को, तो 4 - 1 इंटू डिफरेंस क्या निकला है यहाँ 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 + 2 8। तो हमारी जो nth टर्म फोर्थ टर्म जो है
वो क्या निकली है 8। तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8th टर्म जो हमारी है 4th टर्म है ना। यदि इसकी जगह ये तो छोटी टर्म थी, मैंने आपको बता दिया यदि 100 तक दिया हो और हमसे बोला है कि 25th टर्म निकाल के बताओ एपी में है, तब ये जाके फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ध्यान रखना है ना। इसके बाद देखते हैं जनरल फॉर्म ऑन एन एपी सीरीज इज, कि कोई भी सीरीज हो हमेशा देखते हैं कि जो सीरीज होती है बढ़ते टर्म में है, तो हमेशा डिफरेंस क्या है, जैसे ए प्लस डी को हम माइनस करेंगे ए, तो ये क्या बचेगा डी। तो इसमें से हम देखेंगे कि सिर्फ डी इसलिए ऐड हो रहा है कि यहाँ डिफरेंस जो हमेशा टू टू का बढ़ता जा रहा है, ये टू बढ़ेगा, वन वन का वन बढ़ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डी हो गए, यहाँ टू डी, यहाँ थ्री डी। तो हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं, एक सीरीज बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में होती है ए प्लस डी ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस एन डी। ठीक है। यदि हमें बोला गया हो कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, ये अलग है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ जो दिया था, ये जो दिया था, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पर हमसे बोल दिया जाएगा कि ये फर्स्ट वैल्यू ये है, लास्ट वैल्यू ये है, डिफरेंस ये है, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि यहाँ पर हम ये वाली टर्म में क्या बोला होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज, तब ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, क्या होता है एस एन इजिकल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है ना। इसे हमसे बोला गया 1 2 3 4 अप टू 10 तक हमें सम निकाल के बताओ। तो हमें क्या पता है कि कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4, अब 10 टर्म है इसमें हमको दिख रहा है, तो यहाँ 10, 10 है ना, 10 इंटू एन प्लस वन, तो 10 प्लस वन अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 बाय टू, तो ये 2 5 जा 11 5 जा 55, तो ये क्या आ जाएगा सम। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जो सम हम कर देंगे टोटल करेंगे, तो 55 उनका सम आएगा। यदि यही बात 1 से 2 से 3, यदि अप टू 50 तक बोल दिया होता, तो एन की वैल्यू क्या हो जाती 50। ठीक है। एक से स्टार्ट हमेशा वन से है ना, तब लगाएंगे इसको। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है, कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी ऐसी फिगर जो उसमें 3 साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो, 3 साइड्स हो, 1 2 और 3, और वो किसी भी तरह से क्लोज्ड हो, जरूरी नहीं इसी तरीके से, वो ये भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है 3D, बस क्लोज्ड हो और 3 साइड्स हो, तो वो कौन सी कहलाएगी ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल की हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कि ट्राइंगल इन अ 3 साइड क्लोज्ड फिगर। ठीक है। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑलवेज 180। हमें हमें ध्यान होना चाहिए कभी भी, कोई भी कोई भी 3 साइड्स हो, कोई भी एंगल ट्राइंगल दिया हो, उसकी जो 3 साइड्स ऑलवेज, जो एंगल का सम होगा वो हमेशा 180 होगा। ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये होना चाहिए, इसको आपको ध्यान होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल 3 एंगल्स आर 60 60, बराबर कब होंगे, जब इक्वल में बटेंगे, तो ऑल सम कितना होता है तीनों का, कभी भी ट्राइंगल्स का तीनों एंगल का सम होता है 180, तो और तीनों बराबर होनी चाहिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आएगा। तीनों एंगल 60 60 60, ये तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए तो एरिया आपको ध्यान रखना है, क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर ए क्या है, साइड, साइड दी है ना। हाइट की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 ए। ठीक है। उसके बाद इक्विलेटरल में ही यदि हमसे इन रेडियस और सरकम रेडियस की बात करी जाए, इन रेडियस क्या होती है कि जो ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है और उसमें जो रेडियस निकलती है, जैसे ये निकाली है, तो वो इन रेडियस कहलाती है। जैसे 3 साइड्स है, तीनों साइड ए है, रेडियस कितनी आर दी है, तो इस सर्कल की रेडियस निकाल रहा हो, इन रेडियस कहलाएगी। तो इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a/2√3। जैसे मैंने बोल दिया कि ये 12 दी है, एक ही a12 दिया है, a12 दिया है, तो इसका सर्कल इन रेडियस बताओ, तो मैं एक ही जगह 12 रख के 2√3 ले लूंगा, ये 2 6 12 हो जाएगा। इसको बोल दूंगा 3 × 2 अपॉन √3, ये √3 से ये 3 कटेगा √3 टाइम्स, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√3। तो हमारे पास इन रेडियस क्या आ गई 2√3। ऐसी सरकम रेडियस होती है,
सर्कम रेडियस को यदि बोला जाए कि ये 12 है, ए 12 है आपके पास, तो सर्कम रेडियस क्या होता है, ये तीनों कोणों को, तीनों एंगल्स के, ये एजेस को यहाँ से टच करते हुए जो सर्कल बनता है उसे सर्कम रेडियस कहते हैं, बाहर से। ठीक है, ध्यान रखना बाहर से। तो ए की वैल्यू यदि हमें 12 दी हो, √3 दिया हो, तो ये क्या होता है, ये ए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है ना, सर्कम रेडियस का, ये इन रेडियस का। बात कर रहे हैं सर्कम रेडियस की, तो 3 × 4 लिख लेंगे अपॉन √3। √3 में √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, तो 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4√3। उसके बाद, उसके बाद हम देखते हैं इसको, एक मिनट, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी एक साइड हमेशा 90 डिग्री हो, एक एंगल जो है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है, एक एक जो एंगल होता है 90 डिग्री कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी जैसे हम, और राइट एंगल ट्राइंगल की एक बात है कि उसके जो 90 के अब सामने वाली साइड, जो एक जो सामने साइड है, वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो ये तो H4 हाइपोटेनियस, हमने इसको बेस मान लिया है, इसको परपेंडिकुलर मान लिया है, ठीक है। क्योंकि बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, लेकिन 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। जैसे इसका राइट एंगल ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, हमने यहाँ माना है पी, सॉरी, हाँ, हमने बेस को बी माना है, तो बी हमने हाफ बेस को बी लिख दिया, और हाइट को क्या माना है, पी। तो ये पी फोर परपेंडिकुलर होता है, बी फोर बेस होता है ना, पर हमने बीपी मान लिया है, जरूरी नहीं यहाँ पी भी हो सकता था, यहाँ भी हो जाता, लेकिन एच यही होता, क्यों, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। पेरीमीटर की बात करी जाए, तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, पी बी एच दिया है, सम ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर, तो पी प्लस बी प्लस एच होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि इसकी सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो क्या करते हैं, पी प्लस बी प्लस एच बाय 2, क्या होता है ये, सेमी पेरीमीटर, ध्यान रखना है, पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर पी प्लस बी प्लस एच ओनली। ओके। इसी में जैसे इक्विलेटरल में इंरेडियस बनता है, तो ऐसे ही ट्राइंगल में भी, राइट एंगल ट्राइंगल में भी इंरेडियस बन सकता है। तो इंरेडियस का इसमें क्या फॉर्मूला होता है, पी डायरेक्ट निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, पी प्लस बी प्लस माइनस एच बाई 2। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो हमको इंग्रेडिएंट्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 - 5 बाय पी प्लस बी माइनस एच बाय 2। ठीक है, इन रेडियस, इन रेडियस ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 - 5 2/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1। हमारे पास इसकी जो इंग्रेडिएंट्स, ये इस वाले की इंग्रेडिएंट्स 1 आ गई। ठीक है, इसकी यदि वही सर्कम रेडियस की बात की जाए, तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला है h/2। तो हमको h क्या है, दिया गया है 5, तो h 5 दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला था h/5/2, तो 2.5 × 2, ये कैंसिल होकर 2.5 आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। सर्कम रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.5। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे, और ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, दो साइड कोई भी इक्वल हो सकती है। जैसे ये है ए, ये मान ली, इनको बीच बीच का एंगल जो है थीटा है, ये बी है, तो एरिया का फॉर्मूला इसमें क्या क्या बन सकते हैं, एरिया का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू b/4 √4a² - b²। और एक फॉर्मूला होता है कि जब हमको ये थीटा की वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ 30 दे दिए होते हमको, तब यहाँ ये लगता है। यदि हमें ये थीटा नहीं देते, तब एरिया का फॉर्मूला साइड दी होती, तब यहाँ लिखाते हम, जब साइड गिवन हो। ठीक है, साइड गिवन हो, लेकिन ये जब लगता है जब थीटा गिवन हो। ठीक है,
तो हमें ये ध्यान रखना है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और अभी सभी में याद रखना है, पेरीमीटर वो होता है जितनी भी साइड है उनका सम। तो हमें दिख रहा है a+a+b, तो ये क्या हो जाएगा 2a+b हो जाएगा। हाइट की बात की जाए, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है, जो एरिया निकाला था वही है 4a² - b², लेकिन b/4 एरिया में था, यहाँ सिर्फ 2 है, तो अंडरूट ध्यान रखना है, अंडरूट 4a² - b² डिवाइडेड बाय 2 हाइट का फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है। उसके बाद स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, वैसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, सी भी डिफरेंट हो, बी भी डिफरेंट हो, ए भी डिफरेंट हो, और हमसे बोला गया है इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर तो क्या होता है कि तीनों का सम निकाल दो, तीनों का सम निकालेंगे क्या होगा, a+b+c। लेकिन यदि हमसे बोल दिया गया सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है a+b+c डिवाइडेड बाय 2। ऑलवेज सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो ये नहीं देखते कि 3 साइड है तो 3 से डिवाइड होगा, नहीं, ऑलवेज 2 आएगा सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जहां भी a+b+c लगा, सी इसका पेरीमीटर हो, या राइट एंगल का हो, या आइसोसेलेस का हो, या फिर इक्विलेटरल का हो, ऑलवेज 2 यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसकी बात, इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, 7 पेरीमीटर निकाल लिया। अब वहां तो हम क्या करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट कर देते थे, या इक्विलेटर में हमको पता था एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता, तो क्या करते हैं, यहाँ एरिया निकालने के लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमको पता है एक फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है उसका, वो एरिया निकालने के लिए होता है जब तीनों साइड डिफरेंट दी हो, क्या होता है अंडर एस, s-a, s-b, s-c। ठीक है। तो यहाँ पर s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल लिया अपन ने, जैसे ये है 3+4+6 है, या 7 है, 7×4 = 11, 3 14, हमारे पास पेरीमीटर आया 14। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 7। अब 7 माइनस है, ये हमने 3 लिया मान के चलो, ये 4 लिया था, ये 7 लिया था, तो हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, 7, 7 - a, मतलब 7 - a क्या हो जाएगा, 7 3 दिया है, 7 4 हो जाएगा, 7 - 3 4, 7 b, ये 4 दिया, तो 7 - 4 = 3 आ जाएगा, और 7 - 3 क्या दिया है, c, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, ये तो मैंने मन से एग्जांपल लिया था, यहाँ 0 कभी वैसे बनता नहीं है, मैंने ये मन से लिया था इसलिए। ठीक है। क्योंकि एंगल पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो इक्वल, ये किसी भी एंगल की एक एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी एंगल तब बनेगा जब उसका जो है सम तीसरी साइड, जैसे सी दिया हो, तीसरी साइड हो, उसका सम हमेशा a+b से a+b से छोटा हो, और जो c जो हो a-b से बड़ा हो, ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा। क्या, कि ये तीसरी साइड जो भी हो, a+b सी तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और उनका डिफरेंस जो है सी से छोटा होना चाहिए, वो डिफरेंस जो है सी से बड़ा होना चाहिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सम जो है सी से बड़ा हो, डिफरेंस छोटा हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दो साइड ले लेते हैं अपन, कोई भी दो साइड, 3+4 7 = 2, ये तो 7 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों, दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी होना चाहिए, और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, तीसरी साइड का डिफरेंस, ये तीसरी साइड जो है उनका डिफरेंस ये छोटा होना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है ना। उसके बाद एरिया निकालने का बताया, √s, s-a, s-b, s-c। एरिया क्या होता है, एक फॉर्मूला तो एरिया निकालने का ये होता है, लेकिन हमें जब एरिया का ये थीटा दिया हो, तब क्या लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं हाफ AC sin b। यदि हम क्या करते हैं, यदि b थीटा यहाँ पर दिया होता, तो हम क्या करते हैं AC हाफ, हाफ करते हैं सब में, लेकिन थीटा के बाजू वाली साइड ए सी इंटू साइन बी, साइन क्योंकि थीटा ये दिया है, ए सी साइन बी, यदि ये देते तो क्या होते, हाफ बी सी साइन ए, यदि ये देते तो क्या होते, हाफ ए बी साइन सी।
तो ये फॉर्मूले किसी भी साइड देके, साइन साइड मतलब एंगल देके आपको पूछ सकता है। इसमें यदि इन रेडियस की बात की जाए तो हमने देखा था इक्विलेटरल में भी बन सकता है, राइट एंगल में भी इन रेडियस सर्कम रेडियस बन सकता है, ऐसे स्केलन में भी सर्कम रेडियस बन सकता है, इन रेडियस बन सकता है। तो वो क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है इन रेडियस का। इन रेडियस जब बनेगा जब एरिया, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया बटे एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एरिया हम कहाँ से निकालेंगे, हेरोंस फॉर्मूले से। जब हम हेरोंस फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, जैसे कुछ भी दिया हो, 12 दिया हो और हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया हो 6, तो 6 टू 12, तो हमारा इन रेडियस 2 आ जाएगी। ऐसे ही यदि स्केलेन ट्रायंगल है तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों साइड्स जो दी हैं, तीनों साइड्स का इंटू डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। एरिया क्या है, हमने यहाँ हेरोंस फॉर्मूला से निकाला, तो ये सर्कम रेडियस होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी कितनी प्रकार की हो सकती है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एक राइट हैंड साइड भी देखेंगे अपन। इसमें देखेंगे जैसे कोई भी ट्राइंगल हो, जरूरी नहीं उसका देखो सिमिलर है, ये शेप अलग अलग हो सकती है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन सिमिलरिटी कहती है यदि एंगल ये है, सिमिलरिटी का मतलब ये है ए का इस साइड का ये बराबर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, शेप भले डिफरेंट हो। ठीक है, तो यदि ए का सिमिलर क्या है, एक्स है, बी का क्या है, बाय है, सी का क्या है, जेड है, ए एक्स बी बाय सी जेड। तो यदि उसका यदि एंगल सेम है तो उसकी साइड भी सेम होगी। जैसे ए बी की क्या है, ए बी की क्या है, ए बी की है एक्स बाय, ए बी बाय एक्स बाय, और ए सी क्या है, ए सी एक्स जेड है तो ए सी एक्स जेड है। बी सी क्या है, बी सी बाय जेड है तो बी सी बाय जेड है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि तो कोई सिमिलरिटी दी है तो साइड भी बराबर होती है। जैसे इसमें यदि क्वेश्चन बोला जाए अपन से, पूछा जाए कि ये सिमिलर है तो इनका ये वाली वैल्यूज बताओ बाय जेड की, तो हम क्या करेंगे कि सिमिलर है तो ये दोनों दिए हैं, दोनों सिमिलर होंगे, तो 50/60, और इज इक्वल टू में क्योंकि इक्वल में रखेंगे, ये 30 है तो ये भी कुछ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, तो ये भी ऊपर ऊपर वाले पहले ये लिया था तो उसके नीचे ये लिया था, तो ऊपर वाला भी यही लेंगे 30 बाय, ये वाला ट्राइंगल पहले लिया था तो ऊपर 50 बाय, नीचे वाला 60 था, ये सेकंड वाला लिया था। ऐसे ही अपन इसको 30 और ये पी, तो क्या हो जाएगा 15 में 50, या डायरेक्ट है ना 15 × 30, उसके बाद पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पी बन जा पी, और 16 × 120। ठीक है, तो हमारे पास पी की वैल्यू की आ गई 120। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी एक्स, यदि सिमिलर है तो ए बी जो है एक्स वाई के सिमिलर होगा, तो 15 की वैल्यू हमें 60 दी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 30 की वैल्यू भी हमें क्या बोल दी जाएंगे, डायरेक्ट 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 4 12, तो 120। ठीक है, यदि हम बात करें एंगल्स की, हमें बोल दिया गया है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड सिमिलर है, और एक एंगल दिया है ये 30, ये दिया है इसमें 40, और ये अल्फा पूछा गया है। तो हम बता सकते हैं एंगल सिमिलर है, यदि 30 ये दिया है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर है क्योंकि हमने बोल दिया है, ये 40 है तो ये भी 40 है होगा। तो ये तो अल्फा निकालना है, तो हमको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, तो हमको टोटल कितना होगा ये 40 30 70, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1110। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1110। ठीक है, एंगल्स पे ये साइड पे बात हो गई अपनी, ऊपर ये एंगल्स पे बात हो गई। अब एक फॉर्मूला और होता है, एक एक आइडेंटिटी और ध्यान रखना है। कोई भी अपन को एक ट्राइंगल दे दिया है, उसका ए बी सी डी दिया है, डी ई बी सी के पैरेलल है, यदि डी ई बी सी के पैरेलल तो क्या होता है, क्या करते हैं हम, ए डी, हमको याद ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, और यहाँ ए ई अपॉन ए सी, और छोटी पहले क्या किया अपने, छोटी फिर बड़ी, ऐसे डी छोटी तो डी टी, और उसके बाद बी सी नीचे वाला। तो यदि हम इसको नाम दे देते हैं कि ए बी ए डी हमको इतनी दी है और पी डी इतना दी है, तो ए डी तो हमको छोटी लेना था, पी ले लिया, हाँ, लेकिन हम ए बी पूरा बड़ा वाला लेना था तो पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू, हाँ। ऐसे ही आर छोटा लेना था,
ए ए लेकिन मैं एक फॉर्मूला लिख ही देता हूँ उसको कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू, छोटी वाली ले रहे हैं अपन ए डी ए ई, ध्यान रखना है ना, तो ऊपर वाली यहाँ भी छोटी डी, और नीचे टोटल बड़ी वाली, यहाँ बड़ी ली थी ए बी, यहाँ ए सी बड़ी ली थी, तो यहाँ इन दोनों में बड़ी क्या है बी सी, तो ये बी सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और हमें याद रखना है। उसी की बेस पे हमने इनको नाम दे दिया था कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, यदि हमें 3, ये 5 दिया है, ये x दिया है, ये 16 दिया है, x की वैल्यू बताओ। हमको पता है कि ये क्या होता है ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी क्या है हमारे पास 3, और ए बी क्या है 5 है, ए बी 5 नहीं है, पूरा है, ए बी मतलब पूरा, 3 + 5 8 इजिकल टू, और यहाँ क्या बोला गया है, ए छोटा वाला ले, हमने क्या यहाँ छोटा वाला लिया है, तो यहाँ भी छोटा वाला, ए क्या दिया है एक्स, और उसके बाद बड़ा वाला लेते हैं पूरा ए सी, तो x + 16, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 3x + 16 से 48 इक्वल टू 8x, 8x 3x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 8x में से 3x आएगा 5, 8 में से 3 गए तो 5 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 48 आ जाएगा, है ना। उसके बाद एक काम करते हैं अपन, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट पॉइंट में जाएगी वैल्यू, ये 10x हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यहाँ 48 96 है ना, 48 पूजा 96 हो जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 की क्या अपन पॉइंट लगाते हैं, x की वैल्यू 9.6, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया था साइड्स के बेस पे, यहाँ वाली साइड्स आजू बाजू की, यदि बीच की पूछ ली जाए तो हमको पता है, हमें तो फॉर्मूला पता है कि ए डी अपॉन टोटल ए बी, इस साइड तो हमको बतानी नहीं है लेकिन ये तो पूछा है, तो क्या करते हैं हम छोटी वाली, तो डीई छोटी दी है, तो डी ई अपॉन बी सी, एडी क्या दिया है हमको, एडी दिया है, एडी क्या दिया है 8, और ए बी, ए बी क्या होगा 8 होगा 10 होगा या 8 + 10 होगा, 8 + 10 होगा, तो 8 + 10 18 हो जाएगा, इजिकल टू डी ई क्या दिया है, डी एक्स दिया है अपने पास, डी, ये ठीक है, ये वाला, ये डी एक्स दिया है, और बी सी क्या दिया है, बड़ा वाला, क्या बड़ा वाला, इन दोनों को सम नहीं करेंगे, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, यहाँ पे ये छोटा और ये पूरा बड़ा, ये छोटा ये पूरा बड़ा, यहाँ ये छोटा ये पूरा बड़ा, सिर्फ इतना, ठीक है। 36 जब पैरेलल हो ना, एट कैंसिल आउट डायरेक्ट कर देंगे, 18 में 18, 18 × 2 = 36, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, 18 में 18, 18 × 2 = 36, देन x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x बन जाए x, 8 × 2 = 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राइट है हाइपोटेनियस साइड, क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अपन को गिवन है, तो उसमें यदि हमको कोई भी दो साइड दी हुई है और एक एंगल उसी की तरह सिमिलर है, सिमिलरिटी के थ्रू, तो यदि हमसे पूछा गया अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको पता है कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड है, या तो हम पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस h² = p² प्लस बी स्क्वायर से हम यहाँ से ये तीसरी साइड निकाल लेंगे और इसको कंपेरेस से कर लेंगे, अदरवाइज ट्रिपलेट होते हैं जो कुछ याद रखना है, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25, ये डायरेक्ट ये राइट एंगल ट्राइंगल के, ये जो बड़ी साइड है ये हाइपोटेनियस होती है यहाँ पे, और बाकी ये अदर साइड्स होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा 8 15 17 होता है, एक यहाँ भी एक और ध्यान रखना है, 8 15 और 17, तो ये क्या हो जाएगी इसके थ्रू, ये 15 हो जाएगी, कंपैरिजन करेंगे, 8 को 16 लिखा है, सिमिलर है ये दोनों, बोला गया है अपन को, ठीक है, सिमिलर है तो अपन को ये दोनों बोला गया है, देखते हैं इसके, एक मिनट, तो ये सिमिलर है तो 8 को 16 लिखा है, 17 को 13 लिखा है,
तो ये 2 टाइम्स ये भी है, ये भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी 2 टाइम्स जाएगा। 15 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 30। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। हमारा आंसर अल्फा का 30 हो जाएगा। उसके उसके बाद ये क्या लिखा है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो दो कोई भी ट्राइंगल है, तो वो सेम शेप के हो सकते हैं बट सेम जरूरी नहीं सेम साइज के हो, तो भी वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। ठीक है, सेम शेप के होना चाहिए, जैसे ये सेम शेप लेकिन साइज इनका सेम नहीं है, पर ये फिर भी सिमिलर फिगर कहलाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल इसमें वर्ड है, तो दोनों से एक ए बी और डी सी पैरेलल होंगे यहाँ पर, और ए डी बी सी ये भी पैरेलल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये 180 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होता है ना। और एक बात और है कि ये बड़े एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इसके, ए और डी एडजेसेंट एंगल है, तो ये इनका सम ऑलवेज 180 होता है। जैसे 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, इन दोनों को सम करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 180 बचेगा। तो हमेशा सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180। उसके बाद देखेंगे कि डायगोनल ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। इनके बीच में जो डायगोनल्स रहते हैं वो भी कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यदि ए साइड ये है तो ये भी ए पैरेलल इसके है, ये बी है तो ये भी है पैरेलल है, तो पेरीमीटर क्या जाएगा 2a प्लस बी इन ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद रोम्बस देखेंगे। रोम्बस एक प्रकार से स्क्वायर का ही है, पर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में यदि फोर साइड इक्वल है, इसमें भी इक्वल हुई होती है, लेकिन स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो ये जो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये डायगोनल्स इक्वल ना होके 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये जो ऑल साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर 4a, एरिया क्या होगा हाफ d1 d2। डायगोनल d1 अलग होता है, d2 अलग होता है, एरिया हो जाएगा AC डज नॉट इक्वल टू BD। AC जो है BD के इक्वल नहीं होगा डायगोनल्स में, ध्यान है, मैंने बोला ना डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे रोम्बस में, जबकि स्क्वायर में ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एरिया का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसमें देख सकते हैं हम ये दो साइड्स पैरेलल है, ये दो साइड्स पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल है, ए है ये है बी है, बी मान लिया है, ए प्लस हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कोई भी फोर साइड्स दिए हैं, एक डायगोनल दिया है, डायगोनल होगा तो उसका एरिया का निकालने का फॉर्मूला दो होते हैं। एक तो ए स्क्वायर जब साइड दिया हो, जब हमें डायगोनल दिया हो तो क्या होता है डी स्क्वायर बटे टू, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। डायगोनल का फॉर्मूला निकालने को √2a होता है। जैसे हमको दे दी a की वैल्यू 12 है, 12 है तो डायगोनल बताओ हमें, तो √2 × 12 ये डायगोनल हो जाएगा। अब हमें बोल दिया डायगोनल ये दिया है, तो साइड नहीं दी है, डायगोनल दिया है, स्क्वायर बता इसका स्क्वायर का एरिया बताओ, तो हम डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, √2 का ये डायगोनल की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये इसका 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अब डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा। यदि हमें ये तो डायगोनल की 140 डायगोनल की उससे 144 आया, यदि साइड पता होती वही हमें साइड 12 भी है, तो ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों सेम है, तो हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी प्लॉट दिया रहता है, अपन मकान खरीदने जाते हैं, बोला जाता है ये 30 बाय 50 का है, 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ है उसकी, और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ 50 मीटर है और ब्रेड्थ 30 मीटर, तो हम बोलते हैं कि वो 30 × 50 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे 1500 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, जो हम प्लॉट खरीदने गए लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल के। ठीक है, ऐसे यदि एरिया का बात है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, पेरीमीटर की बात की जाए 2l+b होता है, एल एल सिमिलर होती है, दो साइड सिमिलर होती है, यहाँ पे डायगोनल ये बी ब्रेड्थ हो जाएगी ना ये। उसके बाद डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √l² b²। डायगोनल लेंथ दी होगी, जैसे 3 दी है, 4 दी है,
यदि लेंथ 3 4 दी है तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में ट्राइंगल में इतने ही फॉर्मूलेस थे जो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव बेस के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चैप्टर 7। इसके बाद देखते हैं चैप्टर 7। ठीक है, कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना। जब दो पॉइंट दी हो, 2 पॉइंट दी हो, x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ये गिवन पॉइंट दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 8 में से 4 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 69 25 हो जाएगा। ये 25 का अंडर रूट क्या निकलेगा? 5। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 y1। तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना, ये कैंसिल नहीं है, बस ये वैसे ही गलती से हो गया। तो फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अ मोड में। ठीक है, ऑलवेज मोड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, ऑलवेज हमें पॉजिटिव चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पॉजिटिव ही मिलेगी हमेशा। तो आपको कोई भी लाइन दी होगी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? इससे कंपैरिजन कर लेंगे और x1 y1 हमें पॉइंट दिए होंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, x1 by1 प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, x1 y1 की वैल्यू मान के चलो हमने मान ली है 5, और ये 6। जब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमें हम पता चल जाएगा डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट से ना। उसके बाद देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है 0 0, यहाँ पर x1 y1 0 0 हो जाए तो x1 y1 0 करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं x1 की वैल्यू 0, तो ये 0 कर देगा, इसके यहाँ रखेंगे ये भी 0 कर देगा, तो क्या बचेगा? c। तो सिर्फ c इन अ मोड ऑफ c अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन सेम है, यहाँ पॉइंट से दिए थे, यहाँ ओरिजिन बोल दिए, तो ओरिजिन से ओरिजिन रखने पर सी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा मोड में। तो यहाँ भी अपन को एक इक्वेशन इस टाइप से दी होगी, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू हमें ये दी रही है कि कांस्टेंट C4 कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट यहाँ पर हम रख लेंगे इसका, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम ओरिजिन से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स बाय फ्रॉम द ओरिजिन। एक मिनट, हाँ ये मैंने ये रफ कर दिया था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यहाँ देखना हमने बोला था, मैंने यहाँ बोला था डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, यहाँ भी डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, बट यहाँ बोला है मैंने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट दिए होंगे, जैसे 3 दे दिया, 4 दे दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 है 25, 25 में 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? ओरिजिन से बोला हो जब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब पॉइंट से पॉइंट ओरिजिन का बोला हो। ये था जो ऊपर था वो लाइन से ओरिजिन का था, लाइन से ओरिजिन के लिए अपन सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि पॉइंट से बोला हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और इंटरनल डिवीजन। कोई भी दो पॉइंट दिए हुए x1 y1 x2 y2, और उनका रेशियो दिया हो एम, पॉइंट पी है तो m1 और m2 में रेशियो में दिए हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ रखने का तरीका है कि 1 है, m1 है तो 2 के साथ लेंगे, m1 x2, और 2 लेंगे तो x के साथ ले रहे हैं तो m1 x2, और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y के साथ लेंगे m1 by 2, m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला या इंटरनल डिवीजन। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? जहां अपन ने इंटरनल में क्या किया था, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिए थे दोनों ऊपर नीचे, यहाँ बस वही करेंगे, सिर्फ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, बाय के लिए लेंगे तो m1 by 2 माइनस m2 by 1 अपॉन m1 माइनस m2। यदि हमें बोला गया स्लोप ऑफ अ लाइन बताओ, रेखा की ढलान बताओ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। क्या होगा? x1 y1 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 है ना, तो x1 y1 x2 y2,
y2 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा, और x2 6 में से 3 गए तो 3। तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू पे जाएगी। एक एग्जांपल लिया मैंने 4/3। उसके बाद यदि मिड पॉइंट की, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p ऑफ x y एंड q, दो पॉइंट दे कोई भी, उसमें से हमको मिड पॉइंट बताना है ना। एक तो x के टर्म में निकल सकता है क्योंकि हमें दो पॉइंट देंगे, तो x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे, तो हमें दो पॉइंट निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x1 प्लस x2 y2, और y के उसमें निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये था चैप्टर आपका 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी कौन, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8, ये आइडेंटिटी देखते क्या होती है। हमको पता है ये आइडेंटिटी सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसकी अपन और भी आइडेंटिटी इस तरीके से बन सकती है कि साइन को उधर भेजकर, कॉस को उधर भेजकर, तो इस तरीके से हमने एक बनाई है साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पता है मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो हम इसको इसी तरह वन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये किया मैंने, इसको ये फॉर्म में लिख दिया साइन स्क्वायर। अब क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि बेस सेम है तो ये ऐड हो जाते हैं, तो कुछ नहीं वही लिख सकते हैं। तो एक क्या करवाया इसके बाद मैंने, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को एक को नीचे लिया है, 1 प्लस कॉस थीटा एक को यहीं रख दिया, और जो साइन थीटा दो थे तो एक को इसके नीचे लिया। तो ये वाला फॉर्मूला में हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही हम सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी ये होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से कि टेन को उधर ले गए तो 1 प्लस टेन से बना सकते हैं, या टेन को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी हम करके क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं फॉर्म। टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा इंटू टेन थीटा कर देंगे, तो ये टेन थीटा एक यहाँ आ जाएगा, एक सेक थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा, सेक थीटा 1 प्लस 1 यहाँ था, और एक टेन थीटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये एक एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, 1 को उधर ले आए तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। उसके अलावा हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस, ये भी हमने उसी तरीके से लिया है, कॉट को 2 टाइम्स लिख देंगे, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो एक कॉट थीटा इसके नीचे ले आए, ये कॉस एक माइनस थीटा इधर ले आए। ठीक है, तो ये हमको ये वाली फॉर्मूला ये ध्यान रखने हैं। आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। हमको पता है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो हम इसको साइन थीटा अपॉन वन माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, इसका अपोजिट होता है। और टेन थीटा को एक और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद हम देखते हैं ये तो अपोजिट होता है, तो अब वन साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, और साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं टेन को, है ना। उसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है। तो हमको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन इसकी ट्रिक होती है, तो हमने तो जो ट्रिक उस समय याद की थी, हमको याद थी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और एक ट्रिक और बताई जाती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बोला जाता है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। और वहीं यदि इसकी बात की जाए साइन कॉसेक की, तो एच अपोजिट हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसका अपोजिट पी अपॉन एच का एच अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का सेक होता है तो बी अपॉन एच का एच अपॉन बी हो जाता है। टेन का होता है पी अपॉन बी, तो बी अपॉन पी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अपन को पाइथागोरस पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस ध्यान है अपन को, तो ये आपने को ध्यान रखना है। बाकी कॉसेक थीटा का यदि मैंने जैसे पूछा, ये तो अपन को पता था, साइन की होती है, कॉस की होती है, टेन की होती है, कॉसेक की पूछ ली जाए तो साइन का अपोजिट होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा, सेक का एच अपॉन बी हो जाएगा,
और कॉट का बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, बी अपॉन पी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमको देखेंगे या तो ये वैल्यूज, आप उनको ध्यान होना चाहिए, या कोई किसी कोई कोई इसको इस तरीके से बताता है कि अंडर रूट में जीरो, अपन को कितनी वैल्यू निकाली, 4 निकाली, तो अपन नीचे 4 लिख लिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, 1/4 का क्या होगा, 1 का तो बाहर बाहर निकल जाएगा, 4 का एंड रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2/4 को 1/2 हो जाएगा, तो 1 का तो 1 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 से बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, अंडर रूट 3 का बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंडर रूट 3, 4 का बाहर निकल के 2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 4 को 1 टाइप से निकल जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारे पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है ना, इसको सेम टू सेम 45 को मिडिल टर्म को एग्ज इट इज रहने देंगे, बाकी इंटरचेंज कर लेंगे, इसको लास्ट वाले को पहले, इसको लास्ट वाले को इधर, ये वाले को इधर, और ये वाले को इधर चेंज करते हैं कॉस, तो 1 लास्ट इधर आ जाता है, √3/2 यहाँ आ जाता है, ये एज इट इज का एज इट इज रहता है, और इसके बाद 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। उसके बाद हमको टेन पता है, टेन क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपन इसको डिवाइड ही करना है, तो 0/1 का 0 लिख देंगे, 1/2 को अब जब 3√3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 को √3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, ये √3 हो जाएगा, उसे 2 कैंसिल, तो 1/√3, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बना जाएगा ये √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1/0, जीरो से कभी भी यदि ये फॉर्म बन सकती है, 0/1 फॉर्म बना सकते हैं, बट कभी 1/0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ए होता है साइन कॉस के टर्म में, और टेन के टर्म में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ से 2 थीटा एंगल को हाफ कर देते हैं, तो यहाँ से भी हाफ करना पड़ेगा, साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, तीन चार फॉर्मूले होते हैं, उनको सबको देखते हैं। कॉस 2 थीटा के होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ थीटा पूछ लेंगे कि ये थीटा की, या तो इस तरीके से पूछ लेंगे, ये फॉर्मूले बताओ, या थीटा की वैल्यू 30 है तो हमें बताइए क्या होता है, तो उस तरीके से भी ये पूछ सकता है, ठीक है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है। साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस है, और वहीं वहीं जो टेन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस है होता है, जबकि साइन में पॉजिटिव होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन में, और टेन टू थीटा में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पे ध्यान रखना है। टेन 45 माइनस थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, माइनस है तो माइनस ऊपर वाला ध्यान रखना है आप याद रखने के लिए, और पॉजिटिव पूछा हो तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ऊपर लिख लेंगे। टेन 45 प्लस थीटा है तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यदि टेन ए टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि माइनस टर्म के पूछा हो तो माइनस ऊपर लिखेंगे, तो यदि प्लस में पूछा था ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस से पूछा ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक्सचेंज कर देंगे ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। टेन ए कॉट ए का फॉर्मूला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, टेन ए प्लस कॉट ए को 1 अपॉन साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, ये सॉल्व करके बता सकता हूँ, बाकी ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, टेन को हम लिखते हैं, और इस कॉट को बोल सकते हैं कॉस अपॉन साइन, अपोजिट है एकदम। तो क्या होगा, एलसीएम क्या जाएगा, साइन कॉस, तो ये साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर, और ये कॉस कॉस का कॉस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही ये लिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा,
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रखना है। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, इसे भी ध्यान डायरेक्ट रखना है। फॉर्मूले में पूछ सकता है या फिर आपसे आइडेंटिटी ही पूछ लेगा डायरेक्ट। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ये आपसे पूछ लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे यहाँ पर यदि थीटा की वैल्यू यहाँ 30 दी है और ये 60 दी है, तो ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होना 90 होना, ये थीटा और यहाँ की थीटा जैसे ये इसको थीटा को इन्होंने बोल दिया है 40 और यहाँ बोल दिया है 50, तो ये क्या हो रहा है, थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, 40 प्लस 50 90, तो चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में होता है, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, और साइन स्क्वायर बी, ए और बी यदि 40 जैसे 30 60 हो या कोई भी हो सकता है 20 70 हो, यदि 90 हो रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऑलवेज 1 होता है। साइन स्क्वायर ए साइन प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। और हम देख लेंगे ये चेंज कब कब होते हैं। हमको ये मैंने बताया कि इसकी ट्रिक है कि नाइन साइन साइन यदि कुछ बड़ी वैल्यू दी है 270 या इस तरीके से एग्जांपल देख लेंगे अपन, इस तरीके से दिए कि साइन इसमें चेंज करने पे क्या होगा। तो एक मिनट, ये साइन जैसे साइन 270 प्लस थीटा चेंज करने पे क्या होगा, तो हमको ये इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन सी वैल्यू कब लेता है। तो जैसे हमको पता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये 0 प्लस डिग्री प्लस थीटा, ये 90 से छोटा है तो 90 माइनस थीटा है, 90 से बड़ा 90 माइनस थीटा, लेकिन 180 से छोटा है तो 180 माइनस थीटा, ये 180 से बड़ा है तो 180 प्लस थीटा है, और ये 270 से छोटा है 270 माइनस थीटा, ये 270 से बड़ा है इस साइड का 270 प्लस थीटा है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, कंप्लीट एंगल, तो ये 360 से छोटा 360 माइनस थीटा। इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक होती है कि आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज, तो ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक है ना। उसके बाद टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो ये जहां पर भी साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, कॉस सेक पॉजिटिव होंगे, और इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। बाकी सब जैसे यहाँ टेन पूछ लिया, इस क्वाड्रेंट में टेन 270 माइनस 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो टेन पहली बार तो चेंज होता है किसमें, यहाँ कंडीशन है चेंज होने की कि 90 के ऑड मल्टीपल पर चेंज होता है। क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल है, हाँ देख लेंगे, 93 जगह आ रहा है, तो ये 3 को देखते हैं, ऑड मल्टीपल है ना, यहाँ 1 3 5 7 9 आ जाए, यदि 2 4 6 8 आता तो चेंज नहीं करते, टेन थीटा का एज टेन थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ ऑड मल्टीपल आ रहा तो ये चेंज हुआ, टेन किस में हो जाएगा, क्वाड में। लेकिन क्या 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में नहीं आता, सेकंड में नहीं आता, थर्ड में नहीं आता, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा आता है, हाँ आता है। यहाँ पॉजिटिव क्या होते हैं, कॉस और सेक, लेकिन हमें तो पूछा गया टेन का, तो यहाँ टेन का टेन टेन का आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ हम कॉट को माइनस में लेंगे, ठीक है। हम इस क्वाड्रेंट को ये चेंज होना और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, साइन 270 प्लस थीटा चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये देखो, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसके बाद हमको पता है कि साइन इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कॉस और सेक है, तो साइन को हम जब साइन किस में चेंज होता है, पहली बात तो क्वाड्रेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऑड मल्टीपल पे, तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। लेकिन क्या साइन चेंज होगा, साइन का कॉस में होता है, साइन का कॉस तो कर दिया साइन, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन वहां नहीं होता, वहां तो क्या होता है, कॉस और सेक, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद देखेंगे चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ, ये हमें उस वो वाले क्वेश्चन है कि कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, वहां से कोई देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बनेगा, तो ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव बेस के लिए, कि एंगल तो हमेशा कोई बिल्डिंग खड़ी रहेगी या कोई भी इंसान हमेशा 90 डिग्री पे ही खड़ा रहेगा, है ना। कोई बिल्डिंग हुई, कोई टावर हुआ, तो हमेशा उसको 90 मानना है, तो ये 90 90 90 है ना।
तो हमने ये 90 ये दिया, यदि 30 ये एंगल ऑफ, पहली बात तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर देखना, और डिप्रेशन होता है कभी, डिप्रेशन व्यक्ति हमेशा इसको याद रखने का है कि हमेशा नीचे नजर झुका घूमता रहता है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्टरनेट हमेशा, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो जहाँ ये एंगल जो भी बने, यहाँ यहाँ 30 बन रहा हो तो हम इसको 30, यहाँ पर एलिवेशन 30 बना, यहाँ 60 बन रहा हो, यहाँ 60 बन रहा हो तो हम इस 60 को भी यहीं से एलिवेशन ही मानेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ भी दे, हम उसको एंगल ऑफ एलिवेशन ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 ये है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हमेशा हम कोई भी एंगल दिया हो, एलिवेशन डिप्रेशन, हम उसको हमेशा एलिवेशन मान के ही सॉल्व करेंगे। उसकी ट्रिक होती है, ये एंगल 90 है, 30 60 है तो उसकी वैल्यू 30 की 1, 60 की √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है ना, डायरेक्ट फॉर ट्रिक से। 41 45 45 45 और 90, तो 1 1 और √2, 45 45 1 1 √2। इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, यदि 15 75 और 90 बोला हुआ गया हो तो 15 का √3 -1, 75 का √3 +1, 2 √2, 90 का √2 √2। ये फॉर्मूले वो ट्रिक्स ध्यान रखनी है, डायरेक्ट काम आएगी। जैसे जैसे मैंने बोल दिया है कि एक बिल्डिंग है, यहाँ से 30 से एंगल से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो एक ये बिल्डिंग है मान के चलो, हम्म, ये है, हम्म, ये है 9 मीटर की, 9 एक मिनट, ये दी है हमको 9 मीटर की, 9 मीटर की दी है ना। तो हमको पता है ये 30 दिया है, 30 के एंगल से देख रहा है, ये 90 होता है, तो ये क्या बचा 60, क्योंकि टोटल 180 होता है। लेकिन हमको पता है कि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 30 के सामने 1, तो ये 1 वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट है ना। तो 1 की वैल्यू 9 मीटर दी है, और हमसे पूछ लिया गया कि व्यक्ति इस टावर से कितनी दूरी पे खड़ा, तो हमको तो पता है ये 60, ये 3 √3 दी है, तो ये दूरी है इसकी, तो √3 की वैल्यू पूछिए, तो 1 की वैल्यू हमको 9 मीटर दी है, √3 की निकालना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर, √3 का निकालना है तो √3 की यूनिट निकालनी है, ये यूनिट है ना, ये यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9 मीटर है, तो हमको √3 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो उस साइड √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का, तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 √3। तो ये वैल्यू 9 √3 हो जाएगी कि ये 9 √3 मीटर व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर 10। इसमें चैप्टर 9 में कुछ एप्लीकेशंस और रह गई थी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ये बताना भूल गया था मैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो लाइंस दी है, उसको एक ट्रांसफर पैरेलल लाइन दी है, उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण बोलते हैं। तो यदि अपन बोला जाए संगत क्या है कि मैं, कोई ऊपर बैठा है तो मैं भी ऊपर ही बैठूंगा, तो 1 का 5, कोई नीचे बैठा है तो मैं भी नीचे उसी की तरह बैठूंगा, ये 2 वैसे तो बैठा है तो मैं भी उसी की तरह बैठूंगा ऊपर, ये नीचे बैठा है तो मैं भी नीचे की तरह बैठूंगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 5 की तरह कॉपी करता है, 2 6 की तरह करेगा, 4 8 की तरह करेगा, 3 7 की तरह करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर कहलाता है, वो क्या कहलाता है कि अल्टरनेट क्या होता है, एकांतर मतलब उल्टा, यदि तू इस साइड बैठेगा तो मैं इस साइड बैठूंगा, तो ये क्या होता है, ये वाला 4 5 के इंटीरियर है, जबकि एक्सटीरियर बाहर की होता है, इंटीरियर अंदर। तो 4 5 के अल्टरनेट होता है, और 3 जो होता है वो 6 के अल्टरनेट होता है, तो 4 5 3 6 है ना, इंटीरियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे, तो इक्वल होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर। और यदि हम बात की जाए
तो जैसे क्वाड्रिलेटरल में हमने बात की थी कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग 3 5 का सम 180 होगा, ये 4 6 का सम भी 180 ही होगा। ठीक है, अल्टरनेट देख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिए, इन दोनों का सम भी देख लिया। उसके अलावा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो इक्वल एंगल्स होते हैं बराबर, ये दोनों यहाँ पर करते हैं, ये एंगल्स को क्या बोला जाता है, 1 और 2, ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे ही अब ये अल्टरनेट इंटीरियर बता दिया था। एक्सटीरियर क्या होता है, जैसे इंटीरियर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे ही एक्सटीरियर में बाहर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्या है, बाहर का क्या है, 2 है, यहाँ का 7 है, यहाँ का 8 है, यहाँ का 1 है। तो ये 2 7 8 1, 2 7 8 1, ठीक है, एक्सटीरियर होता है। और ये जैसे, और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री याद रखना है, ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। जैसे कोई एंगल दिया 50 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 40। क्यों, क्योंकि हमको 90 सम बनाना है। यदि 50 दिया है कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो उसको सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 होता है, तो 180 माइनस 50 कितना बचा, 130। यदि 30 एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका कितना होगा, 60। और 30 यदि एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 150। क्यों, क्योंकि टोटल सम यहाँ पर 180 होना चाहिए। यहाँ 70 है तो 20 होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये 110 हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी ध्यान रखना है। इसके पहले हम ये पढ़ चुके थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर चैप्टर देखेंगे 10, है ना। चैप्टर 10 देखेंगे, 9 देख लिया है एप्लीकेशन। चैप्टर 10 और 11 एक साथ देखेंगे। चैप्टर 10 और 11 क्या है, चैप्टर 10 है सर्कल, और चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड सर्कल। कोई भी सर्कल दिया है उसमें क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, देखिए। ये तो होता है, ये जो इतना पार्ट है, यहाँ पर हमने आर्क लगाया यहाँ से यहाँ तक। ये जो आर्क कहलाएगा, ये जो आर्क कहलाएगा, ये माइनर आर्क ऑफ ए बी कहलाएगा। तो ये माइनर आर्क है, तो ऊपर का जो इतना जो बचा है, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क ए बी। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट क्या होता है, ये जो अंदर का जो पार्ट है, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, इस साइड का छोटा वाला, ए ओ बी, ए ओ बी, है ना। ठीक है, उसके अलावा मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, एक मिनट, मेजर सेगमेंट जो ऊपर वाला पार्ट, ये जो कहलाएगा, ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ए एम बी। ठीक है, तो ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है। कोई भी सर्कल दिया है उसकी रेडियस या पॉइंट से जो जो ये कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और ये पूरा कहलाता है डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कल एरिया है ना, पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस की बात की जाए, सरकमफेरेंस का जो ऊपर के ऊपर जो पार्ट कहलाता है ना, ये वाला जो, तो सरकमफेरेंस कहलाती है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है सर्कल दिया है, तो उसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो भी पॉसिबल है वो होती है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। तो यदि जो डायमीटर से यदि कोई भी ट्राइंगल बनाया जाता है सरकमफेरेंस पर, तो वो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, हमेशा कितना कहलाएगा, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो और एक बात ये भी ध्यान रखनी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, और ये जो दिया है, तो ये क्या कहलाता है, ये पॉइंट, ये बाहर निकलता हुआ किसी पॉइंट से, एक सर्कल से, ये कहलाता है सीकेंट। सीकेंट होता है पी वी ए। ठीक है, किसी बाहरी पॉइंट से एक कॉर्ड को खींचते हुए पॉइंट पी तक जाना, सीकेंट पी वी ए कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोई भी एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड दी है, और यदि सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए जो कि उसको 90 डिग्री पर काटता है, तो वो हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यदि कोई भी सर्कल दिया हुआ है और बाहर पॉइंट पी से
यदि उसके ऊपर टेंजेंट डाली जाती है तो हमेशा दो टेंजेंट डाल दी जाएगी, या है ना, दो टेंजेंट डाल दी तो वो हमेशा बराबर होंगी पहली बात तो टेंजेंट, ठीक है। और यदि ये थीटा है तो ये जो है ना, ये पहली बात तो ये बराबर होंगी, और यहाँ जो टच करेगी टेंजेंट यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री ही बनाएगी, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ये 90 डिग्री ही बनाएगी, ठीक है। और यदि हमें ये थीटा दिया है तो सेंटर पे 180 माइनस, यहीं से ये इस पॉइंट से कनेक्ट करते हुए 180 माइनस थीटा कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का जो जो अपोजिट एंगल होता है उनका सम क्या होता है, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का 180 होगा, ठीक है। तो यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये क्योंकि 90 हो गया, 90 हो गया, और थीटा थीटा इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। और यदि लेकिन ये सर्कमफेरेंस पे बात की जाए तो क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2 होगा, लेकिन सेंटर पे 180 माइनस थीटा होता है, ये याद रखने की बात है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यदि कोई भी सर्कल में कोई भी आर्क द्वारा, आर्क है ये, आर्क द्वारा यदि सरकमफेरेंस पर कोई एंगल बनाया जाता है वो हमेशा थीटा बनेगा, तो जरूरी नहीं यहाँ पर थीटा बने तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा, तो हमें ध्यान रखना है ये सभी जगह थीटा ही बनेगा, चाहे ये यहाँ बन जाए, यदि यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, ये थीटा ही बनेगा ऑलवेज किसी सरकमफेरेंस पे आर्क द्वारा, उसी आर्क से यदि दूसरी जगह भी बनाया जाए तो थीटा ही बनेगा। लेकिन यदि कहीं सर्कल में, इसमें यदि आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे थीटा बनेगा तो जो पॉइंट सर्कल का जो कि ओ नाम दिया हमें, तो उस पे हमेशा डबल बनेगा, टू थीटा बनेगा, ऑलवेज टू थीटा, किस पे, सेंटर पे, सरकमफेरेंस पे थीटा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन स्ट्रेचेस वाले देखते हैं कि दो सर्कल्स होते हैं, इफ वन सर्कल इज मेड इनसाइड, एक सर्कल इसके एक दूसरे सर्कल के इनसाइड में है जो दोनों को टच नहीं कर रहे हैं, नॉट टच ईच अदर, देन कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, कॉमन टेंजेंट वो होती है जो दोनों को छूते हुए जाए, टच करते हुए जाए, तो यहाँ कहाँ से अपन टेंजेंट को टच करते हुए जाएगी, तो यहाँ पर नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और यदि when टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये दो है, ये दोनों चिपके हुए एकदम बारीक बिल्कुल अपनी सतहों से एक्सटर्नली टच करे हुए हैं, तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट क्या होगी, एक तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई ये, और एक ये वाली ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीन टेंजेंट निकली, एक तो एक ये और ये, ठीक है। तो तीन मैक्सिमम टेंजेंट हो सकती है जब एक्सटर्नली टच करती है, तो हमें ये याद रखने की बात नहीं, हम सर्कल बना लेंगे बाहर के, तो एक ये जा रही, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है बीच से, है ना, ये। उसके बाद हम देख लेंगे कि ये आर रेडियस इसकी R1 मान ली, इसकी R2 मान ली, तो इसकी दोनों की डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर यहाँ से यहाँ तक की उस सम ऑफ देयर, क्योंकि R1 प्लस R2 कर देंगे तो दोनों का डिस्टेंस आएगी पॉइंटों की सेंटर से, तो ये ध्यान रखना है। व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, ये दो सर्कल इंटरनली टच करेगा तो जरूरी है वो इस तरीके से बनेगा, लेकिन हम क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही जगह से ये टच करती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हमें ये बात ध्यान रखनी है ना। इसके बाद इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर देन कैन बी मैक्सिमम टेंजेंट, ये है दो टेंजेंट, दो सर्कल्स है वो दोनों एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर है, तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगी दो, और ये तो ट्रांसफर भी एक ये बन जाएगा, ये भी ये बन जाएगी, ठीक है। तो दो डायरेक्ट टेंजेंट बन जाएगी और दो ट्रांसफर टेंजेंट बन जाएगी, तो ये दो डायरेक्ट टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, ये दो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, टोटल कितनी बनेगी, मैक्सिमम 4 बनेगी, ठीक है। इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है, इस केस में इफ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जब दोनों इंटरसेक्ट करती है दोनों को, तो तब कितनी बनेगी, जब बनेगी सिर्फ एक और दो, ये नहीं बन पाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉमन कॉर्ड नॉट अ टेंजेंट, टेंजेंट ये वो होती है जो छूते हुए चली जाती है ना, रुकती नहीं है, यहाँ पर ये कट कर रही है तो कट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर ये अपन ने देखा था ये कट नहीं कर रही थी, ये छूते हुए चली जा रही थी, तो यहाँ पर ये कॉमन कॉर्ड है ना कि टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट होगी। उसके बाद देखते हैं, ये हम सर्कल दिया है तो सेक्टर का फॉर्मूला, ये सेक्टर ये माइनस सेक्टर होगा,
ये मेजर सेक्टर होगा, ये माइनर, ये मेजर होगा, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जब हमें इसका थीटा दिया हो यहाँ पे ना, लेकिन जब हमको ए बी ये दी हो तब क्या करेंगे, आर्क निकालना। अच्छा इसके पहले हम पूछता हूँ, आर्क निकालना हो, लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। जब हम पाई आर इसको यहाँ पर ये एल कैल पाई और लेंथ ऑफ आर्क को एल बोला जाता है, जो कि ए बी है ना, एल इज इक्वल टू ए बी पाई आर थीटा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले एरिया को पाई आर थीटा अपॉन 180 इंटू आर स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर सेपरेट लिख दिया, और उसके अलावा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 को 360 को 180 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा 180 हम क्या लेकर रहे थे यहाँ पे एल, तो हम इसको एल इंटू आर बाय 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एल इंटू आर। तो यही पाई आर एक एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला होता है, पाई आर हाफ एल इंटू आर। यहाँ पर एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और एक ही फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। उसके बाद देखेंगे ये दिया है कि एक सर्कल है, इस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एपीबी, ये जो दिया है, इसको इसका एरिया निकालो, ये वाले का एरिया निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एपीबी का फॉर्म एरिया निकालो। तो हम पूरे एरिया ऑफ ओ एपीबी, इसमें से ये वाले पार्ट में से, टोटल में से सर्कल माइनस कर देते हैं, ये वाला ओ ए बी सर्कल, सॉरी ट्राइंगल माइनस कर देते तो ये पार्ट आ जाएगा। पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा, वही किया है। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ओ ए पी बी, ओ ए पी बी सेक्टर है ये, सेक्टर में से ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद यदि कोई पॉइंट पी बाहर से एक टच करता हुआ कॉर्ड बाहर से, यदि ये सॉरी कॉर्ड, ये दो कॉर्ड है ए और बी, सी और डी बाहर, इसको एक्सटर्नली खींच के एक पॉइंट पी पर मिलती हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। यहाँ डायरेक्ट पूछ लेगा, पी ए की वैल्यू 4 दी है, पी बी की वैल्यू पी ए 4 दी, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दे दी है, एक मिनट जैसे देखना मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये दे दिया है 4, ये दे दिया है 3, ये दे दिया है 6, ये दे दिया है एक्स। तो बताओ हमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पी ए क्या दिया है मुझे, पी ए टोटल तो 4 + 3 7 इंटू पी बी क्या दिए, सिर्फ इतना पार्ट 4 इज इक्वल टू पी सी क्या दिया है टोटल, x + 6 इंटू इंटू पी डी क्या दिया 6, तो ये 6 हो जाए, 7 × 4 = 28, ये 6 इसका मल्टीपल करेंगे 6 × 36 प्लस 6x, तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 6x इक्वल टू 28 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 16 में से 8 गए तो 8, 6x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8/6, है ना, x की वैल्यू 8/6 कैंसिल आउट कर देंगे तो 4, 3 x की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 10 और 11 का ऑल जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं, सर्कल रिलेटेड एरिया बन सकते हैं, फॉर्मूलाज बन सकते हैं, इन्हीं थ्योरम से बनेंगे। आपको इनको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 12 करेंगे। इसमें चैप्टर 12 में कुछ नहीं, चैप्टर 12 में सिर्फ इतनी सी बात है छोटी सी, कि आपको ये फॉर्मूले से याद होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, कर्व सी ए से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। जो ये कोई भी है क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, इसकी जो बाहर का कर्व कर्व ये जो बाहर बाहर का फॉर्मूला होता है ना, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल बोला जाए तो अंदर का पूरा, ये भी और ये भी, तो ये पूरा बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया होता है। एक कर्व सरफेस एरिया और ये बोलते हैं इसे लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का होता है ए क्यूब,
कर्व सरफेस 4a² 6a², टोटल सरफेस लेंथ क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है, ठीक है। 2 पाई आर प्लस एच होता है। उसके बाद कौन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का कौन का ही क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर प्लस एल होता है। स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हेमिस्फीयर क्या होता है, स्पेयर होता है ये हेमिस्फीयर का हाफ कर दो, हाफ कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में जब हम हाफ करेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट इस सर्कल का बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस ये सर्कल था, यहाँ से अपन ने कट किया तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बनता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एक और जुड़ जाता है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि जैसे क्यूब पे पूछ लिया कि अम, आपको एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 27, इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो 27 वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला a³ होता है। ये 27 हो गया, तो ये पता है मुझे 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है तो a का क्यूब है ना, a का क्यूब। तो कंपैरिजन करेंगे, ए की पावर सेम है तो बेस भी पावर सेम है, तो बेस को सेम कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से, या फिर बोल दे यार कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई 3, कब सरफेस एरिया होता है 4a², 4a² होता है। हमने देखा था ये 4a² होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 4a², 4a² की वैल्यू ए क्या दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आएगा वॉल्यूम के कर्व सरफेस एरिया के। तो इसी तरह से एक की वैल्यू दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा या टोटल सरफेस एरिया, या इसका कर्व सरफेस एरिया दे देगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लेगा। जैसे मैंने बोला ठीक है, इसको और भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे एक क्वेश्चन तो गारंटी से बनेगा ही, एक क्वेश्चन बनेगा ही आपको। टोटल सरफेस एरिया बन जाए, वॉल्यूम पे बन जाए, कर्व सरफेस एरिया पे बन जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में कुछ कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक में 4 है, एक में 6 है, एक में 8 है। और उसमें दो जो स्टूडेंट है उन्होंने 10 10 मार्क्स लाए, 4 स्टूडेंट ने 20 20, 6 स्टूडेंट में 30 30, और 8 स्टूडेंट ने लाए 40 40। तो उसका मीन निकाल के बताओ। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन बोला जाए तो हम क्या करते हैं, क्या समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI, मतलब समेशन FI मतलब ये होता है सम ऑफ, हम जो 10 FI XI का इंटू 10 टू 20 क्या होता है, हम प्रोडक्ट करते हैं कि 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है 2 है, तो 10 इंटू 2 यहाँ पर इंटू करेंगे, ये भी इंटू होता है, ये भी इंटू होता है, क्या करते हैं इंटू कर देते हैं, और है ना, और साथ में हम सम करते चलते हैं, क्यों ये इसका ये बोलते हैं इसे समीशन। तो ये 10 टू 20, 24 जा 80, प्लस 36 जा 180, प्लस 4 8 जा 32, 320 अपॉन, उसके बाद समीशन FI सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, FI वो बोले तो ऑल स्टूडेंट, तो 2 2 प्लस 4 6 6 6 12 12 प्लस 8 20, ये 20 हो जाएगा। तो इसको सम करेंगे पहली बात तो क्या हो जाएगा 80 20 100, 100 3 24 20 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 टू 10 1 4 1 5 1 6, ये 60 बाय 600 बाय
20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 या 6 30। तो हमारे पास मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारे पास 30। तो हम बता सकते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है। मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई होता है अपॉन सम ऑफ समेशन एफ आई, है ना। उसके बाद ये मीन निकाल लेना सीख गए हम। उसके बाद हमको कोई भी सीरीज दे दी गई है, तो मीडियन पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा उसमें, और या रेंज पूछ लेगा। इस तरीके से पूछ सकता है कि मीडियन, मीडियन करते हैं हम 10 दी एग्जाम्पल दिया है, 10 15 5 7 10 3 20 दी है। उसके बाद यदि मीडियन बोला जाए तो मीडियन का क्या करेंगे हम, एक मिनट है ना, मीडियन का करेंगे हम, मीडियन का निकालने का तरीका होता है कि हम उसको, मीडियन निकालने का तरीका होता है कि हम पहले, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे इसको अरेंज करने का असेंडिंग ऑर्डर में, 3 5 7 3 5 7 7, उसके बाद 10 10, उसके बाद ये फिर से 10, 3 5 7 10 10, उसके बाद 10 10, उसके बाद 15, और उसके बाद 20। ठीक है, 10 10 15 20 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन निकालने का तरीका। अब हमने मीडियन निकालने के तरीका अरेंज निकाल लिया, और उसकी मिडिल टर्म देखते हैं, ये 3 टर्म ही हो गई, 3 टर्म हो गई 6 और ये 7। तो ये मीडियन जो होगी वो बीच वाली टर्म होगी हमेशा। ठीक है, क्या होगी, बीच वाली टर्म होगी हमेशा। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड। इसमें इस टर्म में, इस सीरीज में हमारे पास रिपीटेड ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये 10 है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 10। और रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20, माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है, 3। तो 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 हमारे पास ये आ जाएगी रेंज। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ध्यान रखना है, मीन मीडियन मोड में होता है। याद करने के लिए हम, मैं आपको बता दूं, 1 3 2, मीन, मीडियन और मोड इक्वल माइनस 1 3 2, मीन मीडियन मोड। तो ये फॉर्मूला तरीका होता है। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है L+N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी इंटू हाइट होता है मीडियन निकालने का। जबकि मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, L+F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये होता है मोड निकालने का, ये मीडियन निकालने का, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। और ये रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये मोड होता है मोस्ट रिपीटेड, और मीडियन होती है बीच वाली टर्म। ठीक है, 3 इधर है, 3 इधर है, 6, और ये मिड वाली बीच वाली टर्म जैसे 3, एक मिनट, कितनी टर्म थी, 3 3 6 1 7। तो हम इसको अरेंज करेंगे, और जो बीच वाली टर्म्स होती है वही हमारी मीडियन टर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर 13। चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, पी ऑफ ई लिखा जाता है इसको। हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द, जैसे हमारे उसमें बोला गया है कि 20 स्टूडेंट है, तो ये तो टोटल हो गए। लेकिन हमको बोला गया है ऐसे स्टूडेंट बताओ जिनके 10 नंबर आए हों, या 10 से ज़्यादा आए हों। तो हमको पता है कि हमारे 4 स्टूडेंट आए जिनके 10 है, या 10 से ज़्यादा 4 स्टूडेंट है ऐसे। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलाते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हमेशा दो के बीच रिलाय करती, कहाँ पर, एक हमेशा वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये बात हमें ध्यान रखना, है पेपर में पूछ जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद देखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, हमेशा एक से एक होने की गारंटी है। एक से ज्यादा हो सकती है, पर एक एक से, सॉरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की एक होती ही है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती, इम्पॉसिबल इवेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ होने की। जैसे बरसात आज होनी है, कुछ ना कुछ होगी ही, थोड़ी बहुत होने की चांसेस है, जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। तो और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और ना होने की, इसको बोलते हैं ई बार को, ना होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होने की प्लस ना होने की इज इक्वल टू 1 होता है, व्हेन वेयर ई एंड ई नॉट आर कॉल्ड
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉइन्स होता है, वन कॉइन। इसके बाद देखते हैं कॉइन्स। कॉइन क्या होता है, यदि वन कॉइन्स को टॉस किया तो हेड टेल आ सकते हैं, टू कॉइन्स को किया तो हेड हेड, एक को हेड हेड, दोनों एक को टॉस किया तो एक पे भी आ गया हेड, दूसरे पे हेड, दूसरी बार किया टेल टेल आ गया, एक बार किया टेल आ गया, एक पे हेड आ गया, एक पे हेड हेड टेल। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला बता सकते हैं कि फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन होता है। टू दी पावर एन मतलब कि क्योंकि कॉइन है तो उसमें ये दो ही फेस हो सकते हैं, या हेड या टेल। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड अ कॉइन, नंबर ऑफ टाइम्स टॉस द कॉइन। तो क्या होता है, एन जो होगा नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे एक बार करेंगे तो एक बार, दो बार करेंगे दो बार, तीन बार करेंगे तीन बार, जैसे तीन बार किया तो टू का पावर थ्री, एट बनेंगे पॉइंट्स, है ना। ऐसे ही यदि डाइस की बात करें तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, सिक्स। तो सिक्स की पावर एन होगी, क्यों, यदि एक बार करेंगे तो सिक्स की पावर एक्स, यदि दो बार करेंगे सिक्स की पावर टू, यदि तीन बार करेंगे उछालेंगे या फिर उछालेंगे सॉरी, उसको फेंकेंगे सिक्स की पावर थ्री, तीन बार उछलेंगे, सिक्स का क्यूब टू सिक्सटीन। हम उसके बाद तो हमसे पूछ लेगा कि एक कुछ भी पूछ सकता है कि सम पूछ लेगा, या कि एट से सम तीन बार फेंकने पर टू सिक्सटीन टोटल इवेंट्स कितना आएगा, एट सम कब कब आ सकता है, कब कब आने की चांसेस है। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल कार्ड्स की बात की जाए तो टोटल कार्ड्स कितनी होती है, 52। फेस कार्ड्स उसमें क्या होते हैं, 12। कौन कौन से, गुलाम बेगम बादशाह, उल्लू होता है एक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं बताता हूँ एक मिनट इसको। तो फोर कार्ड्स जो होते हैं, थ्री कार्ड सॉरी, जैक, जैक बोलते हैं, और एक गुलाम, वैसे हिंदी में बोलते हैं गुलाम बेगम और बादशाह, ठीक है। ये तीनों होते हैं फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड सभी चार चार होते हैं, तो चार चार चार, ठीक है। तो ये फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, चार तिया 12, ठीक है, 12 हो जाएंगे। उसमें से 26, क्योंकि फोर जैक होते हैं, फोर बेगम होगी, चार बादशाह होंगे, फोर फोर एट, फोर थ्री या 12 होते हैं। तो 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 27 ब्लैक कार्ड्स होंगे, उसमें से स्पेड होंगे कुछ, और कुछ क्लब होंगे। तो 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे। और रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं, उसमें कुछ हार्ट होंगे और कुछ डायमंड होंगे, है ना। 13 डायमंड होंगे, 13 रेड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 स्पेड होंगे। अब बोल दिया जाएगा कि टोटल कार्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से सॉरी टोटल रेड कार्ड्स दिए हैं, उनमें से हार्ट की आने की संभावना कितनी है। तो हमको पता है हार्ट्स कितने होते हैं, 13। टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो 1/2 चांसेस है। बोल दिया जाए कि कार्ड्स, टोटल कार्ड्स में से 52 में से फेस कार्ड्स आने की संभावना कितनी है। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 12। तो 12/52, तो इससे 4 3 या 12, और 4 13 या 52, ठीक है, 3/13। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे, हमारे कार्ड्स भी हो जाते हैं। तो मैंने इसमें डाइस है, कॉइन्स है और कार्ड्स है। कॉइन्स की बात की टू द पावर एन हो जाएगा, डाइस की बात की तो 6 द पावर एन, कार्ड्स की टोटल 52, फेस कार्ड 12, जिसमें 26 रेड होंगे, 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। इसमें से रेड ब्लैक कौन कौन से होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब, 13 13 ये होते हैं। 13 13 क्या होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर के, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं यदि टाइम मिला तो आपको क्वेश्चंस और करा दूंगे, सभी ऑल मिक्स क्वेश्चन। बाकी ये फॉर्मूलेस आपको 1 to 14 चैप्टर के मैंने करवा दिए हैं रिवाइज, ठीक है। थैंक यू।